Hello दोस्तों, this is विशाखा डागर coming up with next session of Let Us Explain. इनफैक्ट आज का जो सेशन है वो इंडिविजुअल सेशन नहीं है. ऐसी ही दो कहानी मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ और डिटेल में जाने के लिए आप एक लिंक देख चुके हैं, नीचे देख सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पहले मैंने कब इन चीज़ों को डिस्कस किया था. And the story is about how GI tag is helping increase the export from India और बाकी farmers और other sectors of society को भी benefit कर रहे हैं. And the new in the series is GI tag mango, जिससे export increase हो रहे हैं. And this is the topic we are going to discuss today. And the question is, जब भी हम किसी करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड होता है और इसका बैकग्राउंड इस न्यूज़ से आता है. That is GI certified Fazil mango variety are exported from West Bengal to Bahrain, जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके. एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पे और भी ज़्यादा काम कर रही है. तो सवाल ये उठता है कि न्यूज़ में और क्या था और हमें क्या क्या बैकग्राउंड डिटेल में जानने की ज़रूरत है. सबसे पहले इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि देयर इज़ अ मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, विच इंक्लूड ऑलमोस्ट 60 वैरायटी ऑफ मैंगोज, सो दैट मैंगो के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके. इसमें से 3 GI सर्टिफाइड थे. आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपका फजल मैंगो, फिर आपका जरदालू मैंगो है जो कि बिहार से, इसको पहले ही GI टैग मिल चुका है, काफ़ी पॉपुलर है वहाँ का. अदर 2 आर द लक्ष्मण भोग एंड खेस पतीन मैंगो फ्रॉम द वेस्ट बंगाल. अगर कभी आप वहाँ जाएंगे तो ये नाम ज़रूर सुनेंगे बिकॉज ये अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के लिए फेमस है. तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं आज की न्यूज़ का कि फाजिल मैंगो क्या है, GI सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये एक्सपोर्ट में क्यों हेल्प कर सकता है और ओवरऑल हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले समझते हैं कि फजल मैंगो क्या होते हैं. नाउ फजल मैंगो इज अ काइंड ऑफ GI सर्टिफाइड मैंगो जिनको 2009 में GI सर्टिफिकेशन मिला था बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक क्वालिटीज, दैट इज स्वीट टेस्ट एंड डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस. आप इनको खा के देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा. जैसे अल्फांजो या नागपुर के जो संतरे होते हैं वो अपनी जोग्राफिकल प्लेस की वजह से फेमस है, ऐसे ही ये भी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की वजह से फेमस है. एंड टू अंडरस्टैंड दैट इज टू अंडरस्टैंडिंग कि GI टैग क्या होते हैं. GI टैग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो स्पेसिफिक उसको जो क्वालिटी मिलती है उसकी वजह से मिलता है. जैसे दार्जिलिंग की टी हो या नागपुर के आपके संतरे हों, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती. सिर्फ बालिया राजस्थान का जो वीट था, इन सब प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल जाता है जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के थ्रू इनको मिलता है. एंड दिस इज नॉट फर्स्ट इन सीरीज कि हम ऐसे प्रोडक्ट को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं. इनफैक्ट अगर आप कुछ भी इनोवेटिव करते हो तो आपको उस चीज़ के लिए पेटेंट मिलता है, बट पेटेंट किसी इंडिविजुअल को मिलता है और GI टैग पूरी कम्युनिटी को मिलता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एंड GI टैग एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेवर्स GI टैग बिकॉज इससे पूरी कम्युनिटी का विकास एक साथ होता है. दिस इज द स्पेसिफिक क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई GI टैग आर वेरी फेमस. और ये दैट्स वाई हम पेटेंटिंग या फिर बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे थे फ्रॉम द पेरिस कन्वेंशन, जहाँ से हम पेटेंटिंग की शुरुआत कर देते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस हैज़ बिकम ग्रेटर पार्ट अंडर द WTO. WTO जो ट्रिप्स प्रपोजल है, इट स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग द पेटेंट और द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उनकी इनोवेशन, डिज़ाइन या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की वजह से. Now to understand next in series is the significance कि why are these important, कि हम ये न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं. एक तो GI टैग itself आपके PT में आ सकता है कि WTO से था या पेरिस कन्वेंशन से था, कौन से एक्ट से रेगुलेट होता है, कौन सी आपकी बॉडी रेगुलेट करती है, राइट. जैसे पीछे हमने देखा 10 जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जिसके 5 जगह हेडक्वार्टर्स हैं, ये इसको रेगुलेट करती है या पेटेंट प्रोवाइड करती है. Now is the understanding significance of the story. In the significance of the story is understanding the importance of pomology. Now pomology is branch of agriculture that deals with the production of fruits. Basically fruits के production से बहुत सारे benefit हो सकते हैं और इससे ग्रेटर रेम्यूनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एग्रीकल्चर लाइक वीट हो, राइस हो. इनकी जो प्राइस होती है बहुत हाई होती है. आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, गरीब की पहुंच से बाहर हो जाते हैं, पर अगर वही गरीब उसको उगाएगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और रेम्यूनरेशन भी अच्छा आएगा.
नेक्स्ट सिर्फ एक्सपोर्ट। अगर इंडिया एज अ कंट्री अगर फ्रूट्स के एक्सपोर्ट पे ध्यान देगी तो ज़्यादा रेम्यूनरेशन इंडिया को मिलेगा, हमारा फॉरेक्स ज़्यादा हो जाता है। साथ में ही फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस डाइट। टू एन एक्सटेंट अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स आपकी डाइट में नहीं है, तो आपको वेरियस विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है और बहुत सारे डिजीज इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट दिस, दे एक्सर्ट वेरी लो प्रेशर एंड रिसोर्सेज। पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती जैसे वीट है या शुगर केन की है या राइस की है। सॉइल पे इतना प्रेशर नहीं डालते हैं ये। साथ में क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, बिकॉज इतने पेड़ आप उगाते हो जो कि सालों साल चलते हैं, वो कितने कार्बन्स का बेसिकली सिंक बन जाते हैं। और साथ में ही क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप होती हैं, ये आसानी से डैमेज नहीं होती। आपने बागवान देखे होंगे, आपने कितने बाग देखे होंगे, ऐसी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, पर ये क्रॉप्स आसानी से डैमेज नहीं होती। मे बी उस साल की थोड़ी आपकी पैदावार कम हो जाए, बट ओवरऑल जो आपकी क्रॉप है वो डैमेज नहीं होती। और साथ में ही दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज वी नो दिस फैक्ट कि एग्रीकल्चर में हमारी ऑलमोस्ट 49% ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, बट जस्ट 17% ऑफ जीडीपी जनरेट करती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इनकम बहुत कम रह जाती है। एंड फॉर दैट वी नीड दैट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पे आप लो इनपुट डाल के आप हायर इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, और राइस या वीट या बाकी तरह की वैरायटीज वो नहीं कर पा रही हैं अभी भी, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि ओवरऑल हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हॉर्टिकल्चर इज कि ये सिर्फ 5% ऑफ द आपकी जो कंट्रीज एरिया है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, बट ऑलमोस्ट 30% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 5% of the area and 30% of GDP, and the sector is continuously growing। आप 2011 अब 12-13 से ले सकते हैं, 257 के आसपास इनकी प्रोडक्शन थी इन मिलियन टन्स, एंड नाउ इट इज 306 इन 2017-18। 2012 से लेकर 2017 में ही 250 से 300 के आसपास हो चुके हैं। तो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्लूमिंग इंडस्ट्री, स्पेशली दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो कि बहुत सारे बेनिफिट दे सकती है। एंड इफ दैट इज द केस कि दिस इज सो मच हेल्पफुल, देन इसमें चैलेंजेस क्या है वो डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जीआई टैग कैसे हेल्प करता है। नाउ जीआई टैग हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ इट प्रिवेंट मिसयूज। अगर कोई सिमिलर वेराइटीज है तो अगर कोई सिमिलर नाम से अगर बेच देता है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट मिल सकती है। दैट्स व्हाट प्रिवेंट द मिसयूज। ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखता है, और क्योंकि ऑथेंटिसिटी होती है तो इसकी वजह से प्रीमियम प्राइस मिल जाते हैं। कि देखिए जरदालू आम है या अल्फांसो आपके जो आम होते हैं इनका नाम बिकता है, 200 400 रुपए में बिकते हैं अगर आप कभी बिग बास्केट से खरीदने जा रहे हैं। तो इस तरह की ब्रांडिंग इमेज फार्मर्स को बहुत फायदा क्रिएट करती है और उनके लिए नीश मार्केट बनाती है, लोकल एंड ग्लोबल दोनों तरह की इंडस्ट्री में। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी रेलेवेंट। द क्वेश्चन इज, जब ये इतने इंपॉर्टेंट है और इतने कामगर हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देन दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैलेंज सेक्शन। कि काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके वही हैं जो एक नॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर भी सफ़र करता है, दैट इज फार्म इशू एंड देन फार्म टू फोक इश्यूज। फार्म इश्यूज में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट महंगी होती है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट हाई इनपुट चाहिए होता है ध्यान रखने के लिए। आप माइक्रो इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अगर वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है, बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होता है, जिसके लिए हमारी सरकार या फिर फार्मर्स तैयार नहीं होते। दूसरा, अवेयरनेस बहुत कम है कि इसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं लोगों के बीच में भी और फार्मर्स के बीच में भी। कि अगर आप हॉर्टिकल्चर पर रिलाई करेंगे तो कितना ज़्यादा आपका इंक्रीज इन इनकम हो सकता है, ये उनको पता ही नहीं है। साथ में लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए होती हैं हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ के लिए, जिसमें यील्ड ज़्यादा हो पर हेक्टेयर। तो इस तरह की सीड्स अक्सर फार्मर्स को अवेलेबल नहीं होते। तो इनपुट, दैट इज दिस आर फार्मर्स इशू जो उनके पास नहीं है। नेक्स्ट, फार्म टू फोक इशू, जो नॉर्मल सप्लाई चेन एफिशिएंसी एक फार्मर कोई नॉर्मल क्रॉप ग्रो करने वाला सफ़र करता है, वही हॉर्टिकल्चर में भी होती है। कि स्टोरेज नहीं है, आपका सप्लाई चेन यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने की कनेक्टिविटी नहीं है, टू द एक्सटेंट कि हमारा जो बहुत सारा ऑलमोस्ट 30% के आसपास जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ये पेरिशेबल आइटम्स होते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। कितना नुकसान होता है एक्सपोर्टर, ट्रेडर या फार्मर को इस प्रोसेस में, बिकॉज स्टोरेज फैसिलिटीज़ या टाइम पे पहुँचाने की फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑन द अदर हैंड वही यूके में ट्रक फार्मिंग होती है जो कि रात में चीज़ों को निकाल के सुबह तक सिटीज़ में पहुँचा देती है।
अगर इस तरीके की मार्केट इंडिया में हो और इस तरीके की फैसिलिटीज अगर इंडिया में हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते. बट दैट इज अनदर इशू. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज जो कि एक्सपोर्टर फेस करते हैं वाइल एक्सपोर्टिंग. यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा देते हैं कि अगर ये पेस्टिसाइड मिला या फिर ये मिला तो हम आपके चीजें नहीं लेंगे. नाउ दीज आर समथिंग जो कि एक्सपोर्ट को एक्चुअली हिंडर करती हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट क्लियरेंस लेने में बहुत टाइम लगता है. पेरिशेबल आइटम्स ऑलरेडी पेरिश होने के कगार पे होते हैं और साथ में बहुत सारा जो कंसाइनमेंट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है छोटी सी गलती से. जैसे पिछली बार आपने देखा था जो राइस की वैरायटी थी उसमें जो पेस्टिसाइड पाया जा रहा था वो अनरेगुलेटेड सोर्सेज से फार्म में पहुंच रहा था. साथ में पुअर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन ऑर्डर फॉर हॉर्टिकल्चर और पोमोलॉजी टू ग्रो, इन सबको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ज़्यादा लंबे टाइम तक आप बेसिकली रॉ फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कर सकते. बट हमारे यहाँ ओनली 20 to 30% ऑफ जो हमारा आइटम है वो बेसिकली प्रोसेस होता है, बाकी सब नहीं होता. आपके पेरिशेबल्स बेसिकली सिर्फ 30% के आसपास ही, 20 से 30%, दैट मे बी इवन ओवर एस्टिमेशन, प्रोसेस हो पाते हैं. अदर देन दैट कुछ स्पेसिफिक इशू है जो पोमोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर के साथ है. दैट इज बाकी एटलीस्ट एग्रीकल्चर को एमएसपी बेस्ड प्रोटेक्शन होती है, इनको एमएसपी बेस्ड प्राइस प्रोटेक्शन नहीं होती. और साथ में जो आपकी प्राइस है फ्लक्चुएशन बहुत करती है. कहीं पे आपके 20-20 रुपए के आम बिक रहे होते हैं और वहीं पे एक जगह 150 किलो के बेचते हैं. ये जो इतनी प्राइस वेरी करती है फ्रॉम 20 रुपए टू 150 रुपीज़, उसकी वजह से फार्मर काफ़ी डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं इस फार्म को या इस तरीके की फार्मिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए. अलॉन्ग विद दिस इज यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत कम है. अब वो काम जो हाथों से करे वहीं पे अगर माइक्रो इरिगेशन हो या फिर आसानी से फ्रूट्स को तोड़ने का काम है वो टेक्नोलॉजी से किया जा सके, आप बहुत जल्दी कर सकते हो. इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है. हार्डली लेस देन 40% जो आपकी फार्मिंग है वो मैकेनाइज्ड है. साथ में पुअर क्वालिटी इनपुट्स होते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस बहुत कम होता है. फार्मर्स को पता नहीं है कब अपनी क्रॉप बेचनी चाहिए, वो लीन सीजन्स में बेच देते हैं जब हार्डली उनको प्राइस बहुत कम मिल रही होती है, 20-25, जबकि टाइम ऐसा भी आता है कि 150 रुपये में भी बिक जाए ना. इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन गैप्स है वो भी फार्मर्स को अपनी रेम्यूनरेशन लेने से रोक देते हैं. नाउ इन दिस सेशन वी नेवर स्टॉप ऑन चैलेंजेस. हम सजेशंस के बारे में बात करते हैं एंड द सजेशन इन दिस सीरीज इंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ कि काफ़ी चीज़ हम इस करंट अफेयर के टॉपिक से ही उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इनिशियल हैंड होल्डिंग. जब आप नेशन स्टेज में हो तो माँ बाप आपकी मदद नहीं करते. जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि जो सरकार होती है वो पेरेंट का रोल प्ले करती है, यहाँ पे एग्जैक्टली पेरेंट का रोल सरकार को प्ले करना होगा बाय प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केट. जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 वैरायटीज ऑफ मैंगो को मार्केट किया, उनके लिए फेस्टिवल रखा और फिर बहरीन में उनकी डिमांड बढ़ गई. इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली इनके लिए मार्केट क्रिएट कर सकती हैं. साथ में आपेदा जो कि आपकी ये फूड प्रोसेसिंग आपकी बॉडी है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इन सबको आपस में कनेक्ट कर सकती है सो दैट ये लोग आपस में कनेक्ट हो, इनके बीच में मार्केट इंफॉर्मेशन कम हो और साथ ही साथ क्वालिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कहाँ कहाँ फेल ना करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपेदा दे सकता है. जिसका एग्जाम्पल तमिलनाडु भी था. इसके साथ कोऑपरेटिव बनाना, क्योंकि अकेले एक फार्मर की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होती है बट साथ में बार्गेनिंग कैपेसिटी भी होगी, रिसोर्स को आप एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर सकते हो और अपने रिसोर्सेज बढ़ा भी सकते हो. अलॉन्ग विद दिस इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना. जैसे आपके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, द स्कीम इज अबाउट एनहेंसिंग प्रोसेसिंग इन इंडिया. इस तरीके के इन्वेस्टमेंट या फिर स्कीम्स और आ सकती हैं. अलॉन्ग विद दिस इज आप इंस्टीट्यूशनल सेटअप को यूज कर सकते हो. जो हमारी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल सेटअप इसको प्रमोट करना चाहता है, दैट इज मिशन, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर 5 सब स्कीम्स आती हैं. दैट इंक्लूड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड. इन सारे इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है फूड प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए. अलॉन्ग विद दिस इज सबसे लंबा रास्ता है R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करो जिससे कि नई वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज लाई जा सके. एंड दैट इज गोइंग टू बी वन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. एंड इफ यू कंसिडर, एंटायर सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव
and useful to you, then like us, subscribe us, and stay connected to us. Because we are present on various channels just to help you. Facebook, Instagram, Telegram, जो भी आपके दिमाग में आए. Thank you so much.